सेकंड आता है इसके बाद, जिसमें हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि प्रोपिलीन इज पास थ्रू कंसेंट्रेटेड H2SO4। प्रोपिलीन या प्रोपीन, ये है मॉलिक्यूल, इज पास्ड थ्रू कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो पहले स्टेप में जो सल्फ्यूरिक ग्रुप है वो मार्कोनिकोव वे में ऐड होगा कि पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहां पर लगेगा OSO3H। तो इस तरह से हमारे पास बनेगा। और फिर उसके बाद सिंपल इसका होना है हाइड्रोलिसिस, जब हम बॉइलिंग वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे, वाटर डाल के बॉयल करेंगे, तो यहां पर जो बाइसल्फेट ग्रुप है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो इस तरीके से प्रोपेन 2-ओल कंपाउंड बना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 23rd क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल गिव। हमें कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है कि ये किसी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बनेगा। तो इसमें तो नो डाउट बड़ी सिंपल सिचुएशन है, साइक्लोहेक्सीन। जब मैंने आपको एल्कीन्स में ओजोनोलिसिस करवाया था तो तब बताया था कि डबल बॉन्ड हटा के दोनों तरफ दोनों कार्बन्स को एक एक ऑक्सीजन आप लगा दोगे। तो इस तरह से हेक्सीन से ही जो जो एक बड़ा कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है वो फॉर्म हो जाएगा। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर बनेगा फिर डी ऑप्शन। फिर 24th क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl2 प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल के टाइम मैंने बताया था कि एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड, पर सिर्फ तब चलता है एंटी मार्कोनिकोव रूल जब हम HBr की एडिशन करें। HCl के केस में कोई एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होता। यहां पर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ही पहले H पॉजिटिव ऐड होगा इनटू द प्रोपीन और फिर उसके बाद Cl नेगेटिव। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट नो डाउट सेकेंडरी कार्बोकेटायन यानी कि बी ऑप्शन वाला ही बनेगा। फिर इसके बाद 25th क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पर भी ओजोनोलिसिस की ही बात है। जो एल्कीन दिया गया है वो है ये वाला। जब इसका हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो मैंने आपको एंड प्रोडक्ट लिखना सिखाया था कि डबल बॉन्ड हटाकर एक O ऑक्सीजन लगा देना है, मतलब इस कार्बन का आगे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होगा, इसी तरह से एक ऑक्सीजन आएगा इधर। ये दो कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे जब हम रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है कि X इज, इसको X बोला गया है, इसको Y। X इज इथेनॉल वाइल Y इज एसीटोन, करेक्ट है। और बी ऑप्शन है X इज इथेनोइक एसिड व्हेन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इज कैरिड आउट। रिडक्टिव जो ओजोनोलिसिस होता है, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस हम करते हैं जिंक और वाटर डाल के। ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हम करेंगे बाय एडिंग एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा। तो तब एल्डिहाइड जो है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, पर कीटोन की रेडिली ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट होंगे, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है। और सी ऑप्शन में ये नहीं लिखा गया कि ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस है, पर है एक्चुअली ऑक्सीडेटिव ही, क्योंकि एल्केलाइन KMnO4 यूज किया गया है बेयर्स रिएजेंट, जो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में उसकी कन्वर्जन कर देता है। तो इस तरीके से ए, बी और सी तीनों करेक्ट हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट। तो फिर 26th क्वेश्चन आता है, that is acetylene is obtained by the electrolysis of। तो ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस मैंने आपको एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी करवाया था,
एल्कीन्स के भी करवाया था और एल्काइंस के भी। तो सोडियम फ्यूमरेट क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। फ्यूमेरिक एसिड होता है जो ट्रांस आइसोमर होता है, उसको हम फ्यूमेरिक एसिड बोला करते हैं, यानी कि इधर लगेगा दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस इज सोडियम फ्यूमरेट। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, चाहे सोडियम मेलिएट हो, मेलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो, चाहे फ्यूमेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो, दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें एसिटिलीन ही प्रोड्यूस होती है, मिलती है। फिर 27th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट एसिडिक। तो ये क्वेश्चन आपको करवाया था जब एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस करवाया था, तो उस टाइम पे आपको बताया गया था कि टर्मिनल एल्काइंस जो हैं ये सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, टर्मिनल एल्कीन्स उससे कम, और एल्केन्स तो एसिडिक होते ही नहीं है। तो टर्मिनल एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होने के कारण काफी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हमारे पास स्पीशीज होगी। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट विल बी सी ऑप्शन। फिर 28th क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर के साथ उसकी ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा इथाइन, क्योंकि जब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड, तो एक तरफ H जाएगा, दूसरी तरफ OH। इस तरह से वी विल गेट ए मॉलिक्यूल ऑफ विनाइल अल्कोहल। और आपने कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में सीखा था कि किस तरह से ये इनोल फॉर्म जो है जो वो कॉरस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वी विल गेट इथेनॉल या एल्डिहाइड। तो एसिटिलीन के हाइड्रोलिसिस या इथाइन के हाइड्रोलिसिस से ही हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। तो इसलिए 28th क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर इसके बाद 29th क्वेश्चन भी ओजोनोलिसिस है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि X क्या है जब हम ब्यूट 2 आइन का करें। अगर हम ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यहां पर हो ओजोन और सेकंड लिख रखा है जिंक और वाटर, तो सबसे पहले यहां पर बनेगा जिंक ओजोनाइड। इस तरह से ये पहला स्टेप होगा जिसमें सिर्फ ये ओजोन की एडिशन हुई है। फिर जिंक और वाटर इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यानी कि ये ऑक्सीजन चली जाएगी H2O2 में, और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होकर इधर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इसलिए जो आपके क्वेश्चन में X लिखा है दैट इज ओजोन। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर लुईसाइट ये आपने की थी एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में। रिएक्शन विद आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, एसिटिलीन की हमने रिएक्शन की थी प्लस AsCl3, तो इससे बन जाता है हमारे पास CHCl और रह जाएगा डबल बॉन्ड, इधर CH के साथ AsCl2, ये चीज बनेगी। इसको कहा जाता है लुईसाइट। फिर जो एक पॉइजनस गैस होती है, तो ये है 30th क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये 30th क्वेश्चन था। 31st क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच of the following reagents can be used to distinguish between 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन। तो ये भी हमने एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में ही स्टडी की थी। कुछ स्पेशल रिएक्शंस, जैसे एक तो टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं वो सोडियम और सोडामाइड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, फिर ये टॉलेंस रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देते हैं।
तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड को भी ये रिड्यूस करके रेड प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बना देंगे कॉपर एसिटिलाइड के। तो इसलिए 1 ब्यूटाइन जो है वो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, जो हमारे पास 2 ब्यूटाइन है वो नहीं करेगा। तो इसलिए 31st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। फिर इसके बाद 32nd क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड निकल साइनाइड एसिटिलीन गिव्स। तो निकल साइनाइड की प्रेजेंस में कैसे इसकी पॉलीमराइजेशन होती है ये भी मैंने आपको बताया था, रिएक्शन करवाई थी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में कि निकल डाइसाइनाइड हम यूज करते हैं और हाई प्रेशर हो अगर तो इसका टेट्रामर बन जाता है, यानी कि वी गेट साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये कंपाउंड हमारे पास बनता है, दैट इज ए टेट्रामर, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। फिर 33rd क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम भी यूज होता है। तो ये चीज आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जब एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स आप स्टडी करते हो तब उसमें एक बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, दो चीजें हैं उसमें, एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में आप पढ़ते हो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, उसके मुताबिक हम जो रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स होती हैं वो अगर कंपेयर करते हैं तो किस तरह से उन कंपैरिजन करते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस while a weak acid has a strong conjugate base। तो ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें क्वेश्चन में। तो इसमें पहले सिचुएशन में आप देखोगे कि एसिटिलीन हेयर डिस्प्लेसेस अमोनिया फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ अमोनिया, दैट इज लिथियम अमाइड, और हेयर वाटर डिस्प्लेसेस एसिटिलीन फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन। तो मैंने बताया कि हम कैसे करते हैं इनका कंपैरिजन एसिड्स का, कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्प्लेस अ वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट बट अ वीकर एसिड कैन नॉट डिस्प्लेस अ स्ट्रॉन्गर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख भी सकते हो। पहले लिख लो नंबर 1, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस while a weak acid has a strong conjugate base। और दूसरी स्टेटमेंट आप लिख लो कि a strong acid can displace a weaker acid from its salt but a weaker acid cannot displace a stronger acid from its salt। तो यहां पर आप देखो एसिटिलीन डिस्प्लेसेस अमोनिया फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ अमोनिया, देयरफॉर एसिटिलीन इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। और दूसरे केस में हेयर वाटर डिस्प्लेसेस एसिटिलीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, तो वाटर जो है वो एसिटिलीन से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। तो जो इनके कंजुगेट बेसिस हैं, वाटर का कंजुगेट बेस होता है OH नेगेटिव, हम H पॉजिटिव रिमूव करके कंजुगेट बेसिस लिख सकते हैं। तो एसिटिलीन का कंजुगेट बेस है एसिटिलाइड आयन, अमोनिया का कंजुगेट बेस है NH2 नेगेटिव आयन। जितना एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो OH नेगेटिव सबसे वीक होगा बेस और अमाइड आयन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होगा कंजुगेट बेस। हो चाहे कुछ भी, पर हमारी इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली यही सिचुएशन बनती है कि एसिटिलीन इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया और वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिलीन। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर बनती है अगर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। फिर 34th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन एल्काइन विच विल रिएक्ट विद KMnO4
to give pyruvic acid is तो एल्काइन कौन सा होगा? वो प्रोपाइन। प्रोपाइन की अगर हम ऑक्सीडेशन करें विद एल्केलाइन KMnO4 तो पहले सिचुएशन बनेगी हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था कि Cr ग्रुप जो हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर R लगा है तो वो कीटो ग्रुप में ही कन्वर्ट होता है, और अगर C के साथ H है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है जब हम कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 के साथ इसको ट्रीट करें। तो ये वाली चीज बनेगी, इसको कहा जाता है पाइरुविक एसिड। तो ये 34th क्वेश्चन है। इट इज पाइरुविक एसिड, और फिर ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन बड़ी इजीली हो जाती है, तो इससे एसिटिक एसिड भी इजीली बन जाता है। तो 34th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर इसके बाद 35th क्वेश्चन है कि व्हेन आर्सेनिक रिएक्ट्स विद आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इट प्रोड्यूसेस। तो ये वही क्वेश्चन है जो आज भी हमने एक क्वेश्चन में यूज किया था, जो क्वेश्चन नंबर 30 था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ लुईसाइड। तो ये वही क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम होता है बीटा क्लोरोविनाइल डाइक्लोरो आर्सीन। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो 35th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 36th क्वेश्चन है कि 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद x मोल्स ऑफ सोडामाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद इथाइल ब्रोमाइड gave a pentine. The value of x is, पहली बात 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है। ये है, हमें एक कंपाउंड दिया गया 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। इसकी x मोल्स ऑफ सोडामाइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली करेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडामाइड के साथ, क्योंकि दो हैलोजेंस हैं, और यहां से 2 मोल्स ऑफ NaBr विल बी लॉस्ट, और साथ में 2 मोल्स ऑफ NH3 भी, और हमें ऑब्टेन होगा एसिटिलीन, और सॉरी प्रोपाइन, जो फर्दर सोडामाइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम प्रोपाइनाइड बनाएगा। ये वाला कंपाउंड सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन बना देगा, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे इथाइल ब्रोमाइड। तो ये भी आपने रिएक्शन की हुई है कि मेटल और हैलोजन जहां कहीं भी आएंगे इमीडिएटली ये मेटल हेलाइड की फॉर्म में लूज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास बन जाता है पेंट 2 आइन। तो इसमें कितने मोल सोडामाइड के लूज हुए आप देख सकते हो। 2 मोल यहां पर सोडामाइड के कंज्यूम हुए, और 1 मोल और यहां पे कंज्यूम हुआ सोडामाइड का। तो इन टोटल 3 मोल्स ऑफ सोडामाइड आर कंज्यूम्ड। तो 37th क्वेश्चन है इसके बाद, एन अननोन कंपाउंड X हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। 37th क्वेश्चन है, C4H6 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन अननोन कंपाउंड X। When X is treated with excess of Br2, a new substance C4H6Br2 is formed. इसको बोल दिया गया है Y. X forms a white precipitate with ammonical silver nitrate solution. तो इसका मतलब है X जो है that is a terminal alkyne. टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं वही प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं विद टॉलेंस रिएजेंट या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ये
C4 हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो दिस इज C4H6। इसमें अगर हम 1 मोल Br2 ऐड करें when X is treated with excess of Br2 a new substance Y with the formula, यहां पर Br4 आता है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो नो डाउट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन जो हैं वो ऐड होंगे, तो Y बनेगा यहां पर ये दोनों कार्बन के साथ दो दो ब्रोमीन जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो X फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये बनाएगा ही, तो इसका IUPAC नेम है ब्यूट-1 आइन, इसलिए 37th क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 37th क्वेश्चन के बाद हम करते हैं 38th क्वेश्चन। तो यहां पर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होती है कि जिसमें हम 2 ब्यूटाइन अगर हम लें, यहां पर सेकंड कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो इट इज 2 ब्यूटाइन। इसमें अगर हम सोडामाइड यूज करें इन पैराफिन, तो क्या बनता है, पहले स्टेप पे हमारे पास हमें ऑब्टेन होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, फिर उसके साथ हम अगर एसिडिफाइड वाटर ऐड करेंगे तब हमारे पास ये चीज बन जाती है। तो ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और अगर हम 1 एल्काइन में KOH अल्कोहलिक डाल के हीट करें तो वो 2 एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको एसिटिलीन डाइईन अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट भी कह देते हैं। तो 38th क्वेश्चन का ए ऑप्शन आंसर है करेक्ट, और 39th क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है कि अगर हम 2 एल्काइन में सोडामाइड ऐड करें तो 1 एल्काइन बन जाता है, और अगर 1 एल्काइन में KOH अल्कोहलिक डाल के हीट करें तो वो 2 एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद 40th क्वेश्चन है एक्रिलोनाइट्राइल इज गिवन बाय द रीएजेंट्स। एक्रिलोनाइट्राइल होता क्या है, ये मैंने आपको एल्काइंस की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में भी बताया होगा। ये होता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये बनेगा कैसे, जब हम एसिटिलीन या इथाइन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCN ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड या इवन Ba2 पॉजिटिव भी अगर हो, देन एडिशन ऑफ HCN इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल मॉलिक्यूल ओनली, तब सिर्फ एक HCN का मॉलिक्यूल जो है वो एड अप होता है। फिर इसके बाद 41st क्वेश्चन, इसलिए 40th क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। तो 41st क्वेश्चन है प्रोपाइन एंड प्रोपीन। प्रोपाइन है एक टर्मिनल एल्काइन और प्रोपीन जो है दैट इज एन एल्कीन। तो एल्कीन और एल्काइन की डिस्टिंक्शन करनी है, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, ये आपको पता है टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसलिए प्रोपाइन और प्रोपीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। तो 42nd क्वेश्चन जो है वो इसके बाद आएगा। अब बारी आ जाएगी एरीन्स की या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। 42nd क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूल है ये, कैक्यूल स्ट्रक्चर अगर हम इसकी ड्रॉ करें, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन तो अटैच है ही। तो ये बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सारे के सारे सिग्मा हैं, और 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हैं
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यहां पर 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 6 कार्बन कार्बन सिंगल या सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और डबल बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं 3, इसलिए 3 ही पाई बॉन्ड्स हैं। तो देयर आर 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। दैट इज 42nd क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर 43rd क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग मोनो एल्काइल बेंजीन एसाइलेशन प्रोसेस इज प्रेफर्ड देन डायरेक्ट एल्काइलेशन। एसाइलेशन को हम प्रेफर करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग मोनो एल्काइल बेंजीन। जैसे इथाइल बेंजीन बनानी हो तो हम बेंजीन में पहले एसाइलेशन करेंगे, फिर उसकी रिडक्शन करके हम एल्काइल बेंजीन बना लेंगे। अगर हम बेंजीन से डायरेक्टली यही एल्काइनेशन कर दें तो आपको पता है एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने के कारण रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण इधर भी डाई सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस रह जाते हैं। इसलिए मोनो एल्काइल बेंजीन की जो परसेंटेज यील्ड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ही पहले हम करते हैं एसाइलेशन। पहले इसमें एसिड क्लोराइड ग्रुप लगाएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपने देखा था, और फिर इसकी रिडक्शन करके हम एल्काइल बेंजीन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसलिए जो एसाइलेशन प्रोसेस इज प्रेफर्ड बिकॉज इन एल्काइलेशन पॉलीएल्काइलेटेड प्रोडक्ट में बी ऑब्टेन्ड। तो 43 क्वेश्चन हमारे हो गए। फिर इसके बाद है 44th क्वेश्चन। तो इसमें आप देखोगे कि जो हमें कंपाउंड दे रखा है उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर, और X इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एंड Y इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यहां पर भी आपको बात याद रखनी है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों ग्रुप्स ही लगे हों तो तब जो ज्यादा डोमिनेंट होता है वो होता है हमेशा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग को थोड़ा कम एक्टिवेट करते हैं। तो इसलिए 44th क्वेश्चन में जो X है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो जो नेक्स्ट हमें लगाना है रिएजेंट वो यहां तो लगेगा X के पैरा पे, यहां पे Z, और यहां लगेगा X के ऑर्थो पोजीशन पर यानी कि यहां पे, यानी कि C ऑप्शन भी बनेगी और B ऑप्शन भी बन जाएगी। तो 44th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज बोथ B एंड C। और 45th क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस के ऊपर, ओजोनोलिसिस ऑफ टोलुइन। टोलुइन का अगर हम ओजोनोलिसिस करें तो बेंजीन की मैं कैक्यूल स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं, ये इसका ओजोनोलिसिस अगर हम करेंगे तो मैंने आपको रिएक्शन में करवाया भी था कि बोथ ग्लाइयोक्सेल एंड मिथाइल ग्लाइयोक्सेल विल बी फॉर्म्ड। कैसे इसका पहले ट्राई ओजोनाइड बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इन सॉल्वेंट हम यूज करते हैं CCl4। तो क्या बनेगा, यहां पर थी एक कार्बन जिसके साथ CH3 ग्रुप लगा है, और इधर डबल बॉन्ड था और इधर एक हाइड्रोजन है। तो एक तरफ एक ऑक्सीजन, दूसरी तरफ 2 ऑक्सीजन लग जाएंगी। फिर है सिंगल बॉन्ड, और फिर इधर भी कार्बन हाइड्रोजन है। फिर यहां पे जो डबल बॉन्ड है यहां पर भी ओजोनाइड बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ऊपर फिर डबल बॉन्ड जो है यहां पर भी एक ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास एसिटिलीन ट्राई ओजोनाइड बनेगा। फिर इसका अगर आप रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस तरह से जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा लाइक दिस।
तो इधर से C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH यानी कि ग्लाइयोक्सेल बनेगी और यहां से मिथाइल ग्लाइयोक्सेल जो है वो फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस ऑफ टोलुइन गिव्स बोथ ग्लाइयोक्सेल एंड मिथाइल ग्लाइयोक्सेल। तो फिर 45th के बाद 46th क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन विद एयर at 725 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज कैटलिस्ट। तो ये मैंने इक्वेशन भी आपको लिखाकर बताया था कि कैसे पहले मैलिक एसिड बनता है जो हाई टेम्परेचर पर मैलिक एनहाइड्राइड में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पहले मैलिक एसिड बनेगा अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसको हीट करेंगे तो पहले हमारे पास ऑब्टेन होगा मैलिक एसिड जिसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करने से, तो हमें ऑब्टेन होता है मैलिक एनहाइड्राइड। लाइक दिस। तो जो करेक्ट आंसर है 23rd क्वेश्चन में दैट इज डी ऑप्शन, और सॉरी 46th क्वेश्चन में। फिर 47th क्वेश्चन है एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग इज, जो हक्कल रूल भी सेटिस्फाई करे और जिसमें साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो। तो वो यहां पर जो डीलोकलाइजेशन है वो बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है, पर हक्कल रूल को सिर्फ डी ऑप्शन ही फुलफिल करती है, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर 48th क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमने एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी किया था कि अगर हम पैराजाइलीन लें, जाइलीन होती है जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स लगा दें, जैसे ये ऑर्थोजाइलीन है, फिर इसके बाद ये मेटाजाइलीन और इसके बाद पैराजाइलीन। तो पैराजाइलीन की शेप सिमेट्रिकल होने के कारण इट फिट्स वेल इन द क्रिस्टल लैटिस। इसकी लैटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। तो 48th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर 49th क्वेश्चन है एन ब्यूटाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये भी मैंने आपको इक्वेशन करवाई थी कि एल्काइल बेंजीन्स हैविंग एट लीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, जो हमें बताया गया है एन ब्यूटाइल बेंजीन या नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन यानी कि स्ट्रेट चेन वाली ब्यूटेन ग्रुप जो है, ब्यूटाइल ग्रुप लगाया है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें हीट करके इसको, तो जितना मर्जी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरीके से हमें बेंजोइक एसिड विल बी ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है 50th कि क्लोरिनोलिसिस। तो जैसे आप हाइड्रोलिसिस में स्टडी करते हो, हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि वाटर को ऐड करके मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करना। तो वाटर को अगर ऐड करके हम मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करें तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। तो अब अगर हम क्लोरीन ऐड करके मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेकअप कर दें तो उसको हम कहेंगे क्लोरिनोलिसिस। तो वो सिर्फ डी ऑप्शन में हो रहा है, C3H8 है, यानी कि हमारे पास 3 कार्बन एटम की लंबी चेन है और प्रोडक्ट्स में अगर आप देखो तो CCl और C2Cl6 और HCl हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन चेन की क्लीवेज हुआ है, कार्बन कार्बन चेन यहां पर ब्रेक हुई है। तो इसलिए जो 50th क्वेश्चन है उसमें जो डी ऑप्शन है सिर्फ वही बता रही है क्लोरिनोलिसिस। बाकी ए ऑप्शन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो तो एज सच ही रहा, बी ऑप्शन में तो और सी ऑप्शन में तो है ही एक एक कार्बन, तो उसमें तो जो है हम क्लोरिनोलिसिस कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से हमारा जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर था वो खत्म होता है। इसमें आपने देखा कि
इस चैप्टर को हमने 4-5 हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी किया, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरीन्स, और साथ में थोड़ी बहुत हमने जो डाईईन्स हैं उनके बारे में स्टडी किया।